प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग। आज अपन देखेंगे वो दुर्ग जिसके कुछ प्रमुख क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। वो कौन सा दुर्ग है जो मयूर ध्वज नाम से जाना जाता है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? जोधपुर में स्थित सबसे प्रमुख दुर्ग का नाम क्या है? 1570 में अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजित किया उसके बाद जोधपुर का जो दुर्ग है जिसको अपन देखेंगे वो किसको सौंप दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1570 नागौर दरबार के बाद। ओके, देन तोपों का क्वेश्चन आता है। शंभू बाण, कड़क बिजली, किलकिला, गजनी, नागफली, ये सब क्या है और ये जो भी है ये किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आज के अपने टॉपिक से संबंधित है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना मेरे प्यारे दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। ओके, तो आज अपन देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का सबसे प्रमुख दुर्ग। जोधपुर में वैसे दो माइनर दुर्ग और हैं, लेकिन जोधपुर के नाम से मतलब है ये दुर्ग। समझ गए? और इनके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन और कि निम्न में से वो कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान के जो 6 पर्वत दुर्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए 2013 में, उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है ना? तो मैं बता रहा हूं 99% स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे और आते हैं। जैसे मैंने अभी वो क्विज डाली थी ना, उसमें बसंत पंचमी चलो फिर भी चलो ज्यादा सही था। आर्टिकल 52 का 90% का गलत है। मतलब मैंने पूछा था कि कौन सा आर्टिकल है जो भारत को गणतंत्र बनाता है। भाई गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे ही पूछा मैंने, तो विश करने का मेरे हिसाब से तो वही सबसे अच्छा तरीका था कि ज्ञान की भी क्यों ना आजमाइश कर ली जाए, है ना? तो उसका देखो 90% कितना इजी क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस मना ठीक है, लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को गणतंत्र मनाता है, रिपब्लिक बनाता है ना? तो 90% दे रहे हैं उसका आंसर 52, 52 नहीं है उसका आंसर, है ना? 54 है। अब मैंने बताया भी है क्यों है क्या नहीं है, तो देखो यहाँ तो टॉपिक अपन दूसरा बने तो चेंज हो जाएगा। तो हाँ, तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी अपन फोकस रहेंगे किस पे? दुर्ग पे, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो मैं बता रहा था यूनेस्को निम्न में से वो कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को में शामिल नहीं है? नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं। तो जो 6 शामिल है वो, अब उन 6 में जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है जहां आके धुरंधर अटक जाता है, थोड़ा सा अगर रिविजन नहीं किया हो तो वो आंसर हो जाता है मेहरानगढ़। मतलब मेहरानगढ़ है ना? तो अगर थोड़ा सा भी धुरंधर इधर उधर चूकता है तो वो मेहरानगढ़ को भी शामिल कर देता है और फिर कहता है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी शामिल है कि नहीं? तो मेहरानगढ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। 2013 वाली लिस्ट जो 6 दुर्ग हैं उनमें कंबोडिया, नोम्पने, कंबोडिया का राजधानी नोम्पने में जो सम्मेलन हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए, उसमें जो राजस्थान के 6 शामिल किए गए उसमें अपन ने क्लॉकवाइज याद किए हुए हैं। आमेर, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ एंड सोनारगढ़, है ना? तो जोधपुर से आगे जाना है जैसलमेर, वो सोनारगढ़ है, जोधपुर नहीं है। याद रखो, गड़बड़ हो जाएगी तो। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो दुर्ग है उस दुर्ग से आज अपन क्या होंगे? रूबरू। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेहरानगढ़ सबसे पहले देखो मैंने आपके लिए लिख रखा है यूनेस्को लिख के काटा हुआ है। तो काटा हुआ का क्या मतलब है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 6 दुर्गों में नहीं है ना? 6 और लिख लेना और फिर क्रॉस और लगा देना। कौन 6 और कौन 6 नहीं है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में? ये ठीक है, और जो है वो मैं नाम बता ही दिए। फिर पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट शाब्दार्थ क्या है। जैसे मेहरानगढ़ है ना, मेहरानगढ़, मेहरान में जो मेहर है ना, कहीं आपने जैसे नाम सुना होगा मेहर, है ना? ऐसे जैसे मेहर है ना, तो मेहर का मतलब क्या है? मेहर का मतलब है सूर्य। ठीक है, सूर्य फारसी के अंदर ये शब्द है सूर्य। इस शब्द का मीनिंग है सूर्य। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है मेहर और उसका मीनिंग है सूर्य। तो जोधपुर को अपन बोलते भी सूर्य नगरी है। समझ गए? दुर्ग के मतलब क्या है, सामने तो नहीं बोलेंगे उसको, खैर। जैसे मान लो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है ना? ये पूर्व दिशा है, ठीक है, ये पूर्व के विलोम पश्चिम दिशा है। तो दुर्ग में जैसे आप खड़े होगे ना और पश्चिम दिशा के मकानों की तरफ देखोगे तो वो सारे ब्लू दिखाई देंगे। जो जोधपुर का जो पुराना शहर है ना वो दुर्ग के पश्चिम तरफ में है, पूर्व तरफ में नहीं है। पूर्व तरफ में अपन देखेंगे तो ये दुर्ग है, यहाँ उधर उम्मद पैलेस दिखाई देता है। इसके अपोजिट साइड है ना, ये इधर जिधर ये रानीसर और पदमसर तालाब है, उधर है जोधपुर का अपने पुराना शहर। वो सारा ब्लू दिखाई देता है अपने को। मतलब वो घर, वो जो बोलते हैं कि जो पालीवाल ब्राह्मण है उनके घर ब्लू रंग से पोते गए। तो राजा दुर्ग पे से देख लेता कि यहाँ इनमें से कौन से घर पालीवाल ब्राह्मणों के, तो ब्लू घर से, है ना, वो इधर की पश्चिम दिशा में दिखाई देते हैं दुर्ग पे जब आप खड़े होगे तब। ऐसे समझ गए? और इस इधर शहर में आने का रास्ता है दुर्ग से, यू। समझ गए? ऐसे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था
हाँ सूर्य बता रहा था, तो सूर्य वो नीले रंग से याद आया है ना, ऐसे में बताया। तो मेहरानगढ़ में जो मेहर है उसका मतलब फारसी भाषा में, फारसी भाषा का शब्द मेहर, उसका मीनिंग है सूर्य। ठीक है, तो सूर्यगढ़ इसको अपन बोलते हैं। तो सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्यगढ़ ये। ठीक है, सूर्यवंशी शासकों द्वारा निर्मित, जोधपुर के शासक हैं वो सूर्यवंशी, समझ गए। और जोधपुर को बोलते हैं अपने सूर्य नगरी। और ब्लू सिटी, वो ब्लू मकान के कारण, बिल गेट्स बोलेंगे अभी ब्लू सिटी, देखेंगे अपन, समझ गए। बिल गेट्स बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट वाले। अभी देखेंगे फिर प्रकार अपन देखते हैं किस प्रकार का दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। ठीक है, गिरि दुर्ग कौन सी, अब गिरि दुर्ग है तो कौन सी गिरि, अब गिरि में तो जैसे अवध पर्वत याद आ जाता है, औदक वन ध्यान वन, औदक जल ध्यान वन, मरुस्थल। और ये कौन सा है अपने, ये गिरि दुर्ग का, औदक दुर्ग में नहीं है, इसको ना ध्यान वन मत कर देना। जोधपुर वैसे 13 जो अपने डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, मरुस्थल जो जिले हैं उनमें आता है, लेकिन ये दुर्ग उसमें श्रेणी में नहीं है, समझ रहे हो। ये पहाड़ी पे स्थित दुर्ग है, पहाड़ी पे चलना पड़ता है, जाना पड़ता है पहाड़ी पे ऐसे। ठीक है, तो चिड़िया टूक कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी, और इसको पंचेटिया पहाड़ी भी बोलते हैं। सीपी याद कर लो, कैनॉट प्लेस। तो सी से तो चिड़िया टूक, पी से पंचेटिया पहाड़ी, समझ गए। फिर पत्थर, किस कहाँ के पत्थरों से निर्मित है, छितर, छितर नामक का पास में स्थान, छोटी पहाड़ी, वहां के पत्थरों से निर्मित है, छितर के पत्थरों से निर्मित है। जसवंत राज जिधर है वो स्थान है छितर। ठीक है, फिर दुर्ग के अपन अन्य नाम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो गढ़ चिंतामणि देखते हैं, गढ़ की कुंडली के आधार पे। ठीक है, गढ़ की कुंडली के आधार पे अपन इसको क्या देखते हैं, गढ़ चिंतामणि। ठीक है, तो अपन ने पहले भी देखा था, आपको ध्यान हो तो, इससे पहले अपन ने बी से बीकानेर देखा था, उसमें अपने जूनागढ़ देखा था, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का, उसका भी नाम था गढ़ चिंतामणि। ठीक है, तो गढ़ की कुंडली के आधार पर, गढ़ की कुंडली का मतलब क्या होता है कि जैसे किस नक्षत्र में उसका अपन देखते हैं कि नींव रखी गई। ठीक है, किस नक्षत्र में निर्माण हुआ। ठीक है, तो गढ़ की कुंडली के आधार पर अपने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग को भी क्या कहते हैं, गढ़ चिंतामणि। और मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग को भी बोलते हैं अपन गढ़ चिंतामणि। तो ये दोनों चीजें अपन को ध्यान में रखनी कुंडली के आधार पे। तो दोनों गढ़ों की कुंडली एक है, अपने बीकानेर जूनागढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर की। अब वो बात दूसरी है कि दुर्ग पे जो सबसे ज्यादा आक्रमण हुए मेहरानगढ़ पे, वो बीकानेर और जोधपुर के हुए, है ना। बीकानेर पे ज्यादा आक्रमण हुए जोधपुर वालों को, और जोधपुर पे आक्रमण हुए बीकानेर के। मथुरा की राड़ी हुई, और भी कुछ नहीं तो मथुरा के लिए लड़ मरे दोनों, है कि नहीं है, अपने जोधपुर और बीकानेर, देखेंगे अपन। तो ऐसा है, तो कुंडली सेम होने से कुछ भी नहीं है। कई बार जैसे देखा ही होगा मियाँ बीवी में 30-32 गण मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा लड़ाई उन्हीं में होती है, ज्यादा गण मिलते हैं। तो देख लो, यहाँ तो पूरी कुंडली मिलती थी, नाम ही कि गढ़ चिंतामणि, और फिर लड़ाई उन्हीं में हुई, तो ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, है कि नहीं। यूं फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मयूर ध्वजगढ़। तो इसकी आकृति जो है वो मयूर के समान है। अब आकृति मयूर के समान कैसे, कि जैसे अपन देखते हैं मयूर, जैसे आपने देखा होगा, तो मयूर को जैसे अपन देखते हैं थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है मयूर को, है ना। ऐसे जैसे मान लो अपन यूं मयूर देख रहे हैं, तो उसको यूं करके देखो अपने, तो आगे से क्या है, जैसे उसकी चोंच और गर्दन वाला हिस्सा देखेंगे तो सकड़ा, और पीछे से चौड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए इसको अपन मयूर ध्वजगढ़ बोलते हैं। ठीक है, और इसी कारण भारत के नक्शे के समान बोलते हैं कि भारत का नक्शा अपन ऊपर से देखते हैं, कश्मीर की तरफ से वो सकड़ा है, और नीचे राजस्थान और अपना जो ये आता है नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, और डेक्कन प्लेटू वो चौड़ा, तो ऊपर से सकड़ा पीछे से चौड़ा, तो वो राजस्थान भारत के नक्शे के कारण, नक्शे की आकृति। फिर तीसरा जैसे अपन देखते हैं, ये आकृति ऊपर से सकड़ा और पीछे से चौड़ा, ये आकृति हो जाती है अपने गौमुखी और कागमुखी। तो आकृति के कारण ही इसको मयूर ध्वज, आकृति के कारण ही गोमुखी, कागमुखी, है ना। तीन तो पक्षियों से तुलना हो गई, मतलब एक तरह से जंतुओं से तुलना हो गई। तीन तो क्या, मयूर से, गौ से, और कौवे से, कागामुखी से। ठीक है, कौवे का प्रपंच से देखते हैं तो आगे सकड़ा पीछे से छोड़ा। ठीक है, ये है। तो तीन तो पशुओं से, मतलब जंतुओं से तुलना होगी, एक तो मयूर, कागम, गोमुखी और कागामुखी, समझ गए। एक भारत के नक्शे से तुलना होगी, भारत के नक्शे के समान, ऐसे। ठीक है, गढ़ चिन्ह मयूर ध्वजगढ़ आकृति के समान। फिर गौमुखी और कागामुखी आगे से सकड़ा पीछे चौड़ा होने के कारण ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे के समान, ऊपर से देखोगे तो अपन आगे सकड़ा दिखाई देगा, पीछे से चौड़ा दिखाएगा। फिर सूर्यगढ़ भी बोलते हैं। सूर्यगढ़ क्यों बोला, क्योंकि मेहरानगढ़, मेहर का मीनिंग फारसी में सूर्य, तो सूर्यगढ़, और सूर्यवंशी शासक ये, समझ गए। ये हो गया। फिर आते हैं अपन इसकी क्रोनोलॉजी पर, टाइमलाइन पर। निर्माण कब हुआ, 12 मई 1459, 12 में 1459। ठीक है, दिन क्या था, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कौन सा, जो इधर देखे थे अपन ने, उसकी एकादशी। और ये इसी दिन अपन क्या मनाते हैं, निर्जला एकादशी, है ना। इसी के 8 दिन पहले अपन देखते हैं क्या, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, जीएसटी याद है कुछ, जीएसटी क्या याद है, जीएसटी, जीएसटी नहीं, जीएसटी, महाराणा प्रताप जयंती है कि नहीं है, महाराणा प्रताप का जन्म।
तो उन्हीं का 8 दिन बाद अपन देखते हैं क्या, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, ठीक है ना, बताया था सारा, त्योहारों में पढ़ा था ढंग से रिवीजन कर लेना भूल गए तो 14 मई जोधपुर की स्थापना भी यही है, सॉरी 12 मई 1459। और याद कैसे रखना, 1 4 5 और 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9, ऐसे, ठीक है। तो 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई, मतलब मेहरानगढ़ का निर्माण हुआ, ठीक है, 1459। और दिन कौन सा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको अपन बोलते हैं निर्जला एकादशी, ठीक है। पानी नहीं पिया जाता इस दिन, दूसरों को पिलाया जाता है शरबत के रूप में। देखा होगा आपने रोड पे लोग पानी पिलाते हैं, रुक रुक के, भैया रुको भैया रुको, ऐसे पानी पी जाओ, शरबत पी जाओ। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी 12 मई में देख ही रहो आप, मई अपने 9 तो पक्का क्लाइमेक्स होता है, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। फिर नींव किसने डाली, नींव डाली करणी माता के द्वारा डाली गई। ऐसा कौन बोलता है, स्रोत क्या है, स्रोत डैश लगा तो ख्यात साहित्य या चारण साहित्य में ऐसा बोला गया है कि इनकी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा डाली गई, किस माता, करणी माता के द्वारा, ठीक है, ऐसे। चारण जाति कुल देवी है करणी माता जी, ठीक है। फिर नींव, भाई नींव डाली तो किसने, अपने करणी माता ने। फिर नींव में जीवित किसको चुन दिया गया, राजा राम रजिया को। तो देखो 2 व्यक्ति आ रहे ना, मतलब नाम आ रहा है, नाम व्यक्ति देखिए राजा राम रजिया, लेकिन राजा राम, एक तो राजा राम मोहन राय है नहीं, ब्रह्म समाज 1828, और एक रजिया सुल्तान है नहीं, एकमात्र महिला शासिका, ऐसे इल्तुतमिश की डॉटर है नहीं, ये तो नाम एक राजा राम रजिया। आप सोचो राजा राम रजिया, 2 व्यक्तियों की ताकत इसमें, राजा राम मोहन राय और रजिया, तो नाम पड़ेगा राजा राम रजिया है। देखो अब हर किसी को नहीं चुन लिया जाता है ऐसे नियम अपनाने के लिए भी, जीवित है ना। तो सोचो व्यक्ति में कितना शौर्य रहा होगा, कितना महत्वपूर्ण नाम, राजा राम रजिया है। शुक्र है बाद में और कोई सरनेम और नहीं जुड़ा, नहीं तो और ज्यादा हो जाता। तो राजा राम रजिया। स्वैच्छिक बलिदान, तो भाई इतनी ताकत थी तो स्वैच्छिक बलिदान देने में कोई हिचक की बात ही नहीं थी, समझ गए। तो नींव तो डाली किसने, करणी माता में, और नींव में जीवित किसको चुनाया गया, राजा राम रजिया। आर की आर नहीं है वो, नाटू ऑस्कर, ये क्या है, आर राजा राम रजिया, आर क्यूब है ना, आर की घात 3, राजा राम रजिया, याद रखो ऐसे। फिर देखते हैं अपन निर्माता कौन है, तो निर्माता है राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक। क्या पड़ा पर 12 मई 1459 जोधपुर की संस्थापक, जोधपुर की स्थापना करी। और ये कौन थे, रणमल राठौड़ के पुत्र थे, है ना। आवल बावल की संधि के बाद, मतलब आवल बावल की संधि होती है 1438 में, इसके बाद जोधपुर शहर की स्थापना होती है 1459 के अंदर, ठीक है। और मध्यस्थ कौन थी, ये बुआजी लगती थी, हंसाबाई, है ना, जोधा की बुआजी लगती थी हंसाबाई। जैसे अपन देखते हैं ना, बुआजी कैसे, पिताजी की बहन होती है बुआजी होती है, पिताजी की बहन जो होती है बुआजी होती है। तो अपन कैसे देखते हैं, ये देखो, ये यूं तो रणमल, ठीक है, रणमल ये प्लस, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं हंसाबाई, इनकी बहन, ठीक है, ये माइनस, और रणमल के पुत्र हो गए जोधा, ठीक है। तो पिताजी की जो बहन हो गई वो हंसाबाई क्या हो गई, बुआजी हो गई जोधा की, ऐसे, ठीक है। यूं अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, है ना, जिसे कहते हैं दूरदर्शिता, है ना, फोर्थ साइटेडनेस, है ना, वो हंसाबाई ने दिखाई। जैसे क्या हुआ था, वैसे तो मेवाड़ की हिस्ट्री में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मेवाड़ है ना, मेवाड़ तो ये रणमल राठौर के बारे में पढ़ते हैं कि हंसाबाई का विवाह जैसे इन्होंने करवाया मेवाड़ के अंदर लाखा के साथ। अब चूड़ा जो भी नाराज हुई खानी आप छोड़ो, है ना। लेकिन जैसे क्या है कि जब रणमल राठौड़ की जब हत्या हुई तो ये जोधा भी मेवाड़ में ही थे, और रणमल राठौड़ जो थे इनकी हत्या करी थी मेवाड़ी सरदारों ने, क्योंकि रणमल राठौड़ बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे मेवाड़ की राजनीति के अंदर, है कि नहीं। बहन हंसाबाई तो नाम की थी, असली शासक तो रणमल राठौड़ थे, समझे। तो अब क्या था, जब बाद में अपन देखते हैं लाखा के पुत्र मोकल शासक बने तो काफी ज्यादा ये फेमस हो गए। कुंभा के समय तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, तो कुंभा के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी रणमल राठौड़, तो कुंभा ने इनकी हत्या करवा दी रणमल राठौड़ की। तो उस समय रणमल राठौड़ के पुत्र जो थे जोधा, वो भी मेवाड़ में ही थे। तो जोधा तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के पहले मेड़ता आए और फिर मेड़ता से जोधपुर आए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो मेवाड़ को निस्तेनाबूद करूंगा मैं, समझ गए। तो अब बीच में थी हंसाबाई, भाई हंसाबाई तो जोधपुर की तो राजकुमारी थी और मेवाड़ में महारानी थी, है कि नहीं है। ऐसे मेवाड़ में विवाह हुआ था, जैसे अपन देखते हैं मीराबाई का, उसी तरह, ठीक है। तो हंसाबाई ने इस चीज को समझ लिया। हंसाबाई को प्रेम मेवाड़ से भी था, क्योंकि भाई पूरा राजकाज उन्होंने संभाला, विवाह होने के बाद आई जब, तो लाखा के समय जैसे संभाला सारा, ठीक है, फिर मुगल के समय भी संभाला ऐसे, तो मेवाड़ से भी प्रेम था।
और नो डाउट जन्मस्थली जो थी क्या, मारवाड़, उससे भी प्रेम था, उसका भी विनाश वो नहीं देख सकती थी, है कि नहीं है। तो मेवाड़ तो कर्मस्थली था और मारवाड़ जन्मस्थली था, यूं कह लो जन्मस्थली मारवाड़ था और कार्यस्थली मेवाड़ था। तो दोनों से ही प्रेम था हंसाबाई को, समझ गए। तो हंसाबाई ने देख लिया था अच्छी तरह कि इधर तो मेवाड़ में तो है कुंभा और मारवाड़ में है जोधा, अगर ये दोनों लड़ेंगे तो और कुछ नहीं होगा, दोनों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उधर कुंभा में भी शक्ति, मेवाड़ भी बहुत शक्तिशाली है और उधर मारवाड़ भी बहुत शक्तिशाली है, जोधा, है कि नहीं। तो हंसाबाई इस चीज को समझ गई थी, ना कुंभा समझा था, क्योंकि वो तो कुंभा और जोधा तो दोनों नवियों कहते देख लूंगा तेरे को, अरे आज जाना तेरे को भी मैं देख लूंगा, अरे तुम तो देख लोगे एक दूसरे को, पीछे राज्य की स्थिति हो जाएगी। ये किसने देखा, ये हंसाबाई ने देखा। तो इसको कहते हैं दूरदर्शिता, समझ लो। ये दूरदर्शिता बहुत कम होती है लोगों में, है कि नहीं। जैसे आप सवाई जय सिंह का अपने एग्जाम्पल देखो, कोई दूरदर्शिता नहीं है, मारवाड़ में भी उधर दिया है, जबान उधर मेवाड़ में भी दिया है, खुद तो चले गए और फिर भुगतना किसको पड़ा, पुत्रों को, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। नहीं हुआ बताओ सिविल वार, और दोनों भाई लड़े, और फिर फायदा किसने उठाया, फायदा मराठाओं ने उठाया, तीसरी शक्ति ने। ऐसे कर्णावती अपन ने देखी अभी, मतलब हिस्ट्री में तो सांगा के बाद आती है, मतलब कुंभा के बाद आती है सांगा। कर्णावती ने भेजी हुमायूं को राखी, है हुमायूं चाहता देता, और फिर अगर हुमायूं दे देता तो बहुत सी दोस्ती हो जाती मुगल बादशाहों में और अपने मेवाड़ के अंदर, है कि नहीं है। भाई वो जो बाबर और सांगा वो भूल जाते, फिर बाबर और सांगा भूल जाते, लोग भूल जाते वो दुश्मनी, और हुमायूं और कर्णावती की जो एक दोस्ती थी वो याद रखती हिस्ट्री। और फिर जो शेरशाह सूरी ने गत करी थी हुमायूं की, वो गत हुमायूं की नहीं होती अगर मेवाड़ के साथ दोस्ती होती, बशर्ते हुमायूं को क्या दिखानी थी, दूरदर्शिता दिखानी थी। तो देखो हुमायूं ने नहीं दिखाई दूरदर्शिता, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया सवाई जय सिंह का, वेल ने नहीं दिखाई दूरदर्शिता। अब सोचो अगर हंसाबाई भी ये दूरदर्शिता नहीं दिखाती तो सोचो कि आज कुंभा अपन पढ़ते हैं साहित्य, है ना, गोल्डन एज ऑफ मेवाड़ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि कुंभा का अपन निर्माण देखते हैं स्थापत्य में, है कि नहीं है, क्या विजय स्तंभ। फिर साहित्य में देखते हैं खुद के इतना, मतलब खुद ने उन्होंने रुचि लिया अपने साहित्य मतलब कला के अंदर, और साहित्य में खासतौर पर संगीत कला में कितने कालजयी ग्रंथ लिखे गए हैं, है कि नहीं है। तो इधर तो है कुंभा, कितना देखो डेवलपमेंट हुआ, शांति, भाई विकास करने के लिए शांति जरूरी होती है। और मान लो आज जैसे मान लो भारत है, युद्ध में उलझ जाए चाइना और पाकिस्तान से, तो क्या विकास हो पाएगा, क्या मैं वीडियो दे पाऊंगा आपको, और क्या आप देख पाओगे, क्या नेट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नेट शटडाउन, सब तबाह, लाइट ही नहीं आ रही है, सब, है कि नहीं है। तो शांति बहुत जरूरी है किसी राज्य किसी देश के विकास होने के लिए, पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं ना लोगों में, वो होनी चाहिए, समझ गए। तो कुंभा ने देखो पीस ऑफ माइंड थी मेवाड़ के अंदर, तो कितना अच्छा किया, मेवाड़ में भी शांति रही, मेवाड़ में विकास हुआ, कुंभा का खुद का विकास हुआ, उन्होंने दिमाग शांत रहा तो कला की तरफ अपना फोकस किया ऐसे। और उधर जोधपुर में देख लो, नहीं हुए जोधपुर के संस्थापक अपन ने जोधा नहीं बोले, अगर हो सकता है कि ये लड़ जाते मेवाड़ से तो ये जोधपुर के ये विनाश ही हो जाता। मेहरानगढ़ देखो, मेहरानगढ़ की नींव डाली 12 मई 1459, और देख लो आज मेहरानगढ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं है तो क्या हो गया, अभी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे। तो ये दूरदर्शिता किसने दिखाई, हंसाबाई ने। और ये संधि क्या हुई, आवल बावल की संधि, आवल एंड बावल, ठीक है यूं। तो वैसे तो क्या है, इसको मेवाड़ में पढ़ेंगे डीप में, मेवाड़ मारवाड़ में, अभी जितनी जरूरत थी ना उतनी मैंने बता दी। आवल बावल की संधि हुई, ठीक है, आवल बावल की संधि से, आवल तो अपन को बोलते हैं मेवाड़ प्रदेश को, और बावल बोला अपने को मारवाड़ प्रदेश को, ये संधि हुई। और सोजत नाम का शहर है अपने पाली में, उत्तर पाली में, उसको सीमा माना गया। ये क्वेश्चन आता है, ये आवल बावल के तहत किसको सीमा माना गया था, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। तो आप सोजत की एक बार एटलस में लोकेशन, एटलस खोल के सोजत की लोकेशन देखो, सोजत पाली, वही मेहंदी रचनी, मेहंदी मेरे हाथों में वही मेहंदी, सोजत पाली की जो। तो इसको संधि माना गया, मतलब वो माना गया कट पॉइंट, डिमार्केशन सोजत की, कि सोजत के उत्तर में जो है वो मारवाड़, सोजत के दक्षिण में जो है मेवाड़ का हिस्सा। ये आवल बावल की संधि थी 1438 में हुई। और उसके बाद देख लो करीबन 11 वर्ष बाद, करीबन 21 वर्ष बाद 1459 के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना करी जोधा ने, मेहरानगढ़ की नींव डाली। नींव किसने डाली, करणी माता ने। तो देखो कितनी पीस थी, जोधा के दिमाग में आया, करणी माता जी को इन्विटेशन दिया, आए, सब करा, तसल्ली से राजा राम रजिया को जीवित दफनाया, है कि नहीं है। तो सारा किसका योगदान है, हंसाबाई का, बुआ जी का, समझ गए। ऐसी बुआ जी, बुआ जो है ना ऐसे जी नहीं बनती है, ऐसे बनती है जी,
लखनऊ से। समझ गए, ये चीज थी। तो ये समझ गए। तो निर्माता कौन? राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक नरमल राठौड़ के पुत्र, और रावल बावल की संधि 1438 के मध्य संसाभाई बुआजी। याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अपन देखते हैं आधुनिक रूप। जो आधुनिक रूप दिया वो किसने दिया? मालदेव ने, है ना। ये मालदेव वही है 1544, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ेंगे शेरशाह सूरी से, ठीक है। मालदेव मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा दुर्गों का जो निर्माता है वो मालदेव है, और मेवाड़ के अंदर जो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता है वो अपने कुंभा है। ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो ये 4 व्यक्ति आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले अपन देखें इनके कथन है। रुडयार्ड कीपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है 1907 के अंदर, ठीक है ना। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए जंगल बुक, है ना। जंगल बुक वही मोगली, जंगल जंगल फूल खिला है, ये वही मोगली, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये वही, है ना। जंगल बुक के लिए साहित्य का नोबेल मिला था, ब्रिटिश थे। जंगल बुक उत्तराखंड के जंगलों में लिखी, जो अपन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखते ना, भारत का पहला नेशनल पार्क, उसमें लिखी गई थी, मतलब उसको आधार बना के, ठीक है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला है? रुडयार्ड किपलिंग ने बोला कि ये जो दुर्ग है, कौन सा? मेहरानगढ़, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये देवताओं द्वारा निर्मित है, फरिश्तों द्वारा निर्मित है। दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देवताओं में निर्माल्य जोधा, है ना, करणी माता और राजा राम रजिया, ये देवताओं, परियों, फरिश्तों संबंध। भाई मान लो देवता तो क्या हो गए? जोधा हो गए। परी कौन हो गई? परी अपनी करणी माता जी हो गई। फरिश्ते कौन हो गए? राजा राम रजिया हो गए। समझ गए। तो ऐसा किस दुर्ग के लिए कहा जाता है? देवताओं और फरिश्तों द्वारा निर्माण किया गया अपने मेहरानगढ़ दुर्ग। किसने कहा? रुडयार्ड कीपलिंग। और फिर इसी रुडयार्ड कीपलिंग ने बोला किस दुर्ग के लिए कि वो मानव द्वारा निर्मित नहीं हो तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। बिल्कुल सही पहचाना। कौन सा? बूंदी का किला। नहीं, बूंदी के किले से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोलना पड़ेगा बूंदी का तारागढ़ का किला। समझ गए, क्योंकि तारागढ़ 2 हैं, एक है अजमेर में, एक है बूंदी में। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना कीपलिंग वाला भूत प्रेत, तो भिड़ते ही लिखा रहता है तारागढ़ अजमेर, और फिर कहीं डी में लिखा रहता है तारागढ़ बूंदी। तो अपन तो ज्यादा जल्दी है, ज्यादा पढ़ेड़ा है, तो फट लगाते हैं किसमें? तारागढ़ अजमेर में। वो क्या हो जाता है? गलत है, गलत है। समझ गए। तो तारागढ़ बूंदी है वो, है ना, इसलिए मैंने लिखा है तारागढ़ बूंदी। अब मैं तो हमेशा सही लिखता हूँ, सही पढ़ाता हूँ, अब आप ही दिमाग लगाते हो जाता है कि नहीं। तारागढ़ बूंदी, कोष्टक बंद कर दो, तारागढ़ बूंदी, ठीक है। ये जंगल बुक मैंने बता ही दिया यूं। फिर कर्नल जेम्स टॉड है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला कि इस दुर्ग के अंदर जैसे क्या है, आप उम्मेद भवन की तरफ जैसे झांकोगे ना, जैसे ऊपर चढ़ जाओगे काफी ऊंचाई पे, फिर जहां ये महल है, जैसे आपने मोती महल, फूल महल, उसमें क्या झरोके हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो उधर से जैसे आज अपना जोधपुर एयरबेस है, वो उम्मेद भवन पैलेस बहुत अच्छा दिखाई देता है झरोकों में से, ठीक है। तो टॉड ने बोला है कि इन झरोकों से जो है ना, जोधा के जो आएंगे वारिस, वो अपनी सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ऐसा टॉड ने कहा। क्या बोला टॉड ने? राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के जाली झरोकों से अपनी सल्तनत पर अधिकार रख सकेंगे। तो झरोका दर्शन बहुत अच्छा है ना। आप कभी जाना देखना, तब आप उम्मेद भवन की तरफ जैसे देखोगे तो झरोकों में से दिखाई देता बहुत अच्छा, पूरा जोधपुर एयरबेस और पूरा जैसे अपने जो राजस्थान हाईकोर्ट की नई जो बिल्डिंग है वो पूरी दिखाई देती है वहां से अच्छी। पूरा शहर तो दिखाई देता है, नो डाउट। नया वाला शहर, पुराना वाला शहर तो पीछे की तरफ है, वो दूर से इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है ना, जो आज टूरिस्टों को दिखाया जाता है। तो जिन जाली झरोकों को देखते हैं अपन, तो जो आज मॉडर्न जो जयपुर है, मॉडर्न जो जोधपुर है, वो सारा बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, अपना जोधपुर एयरबेस है, वो उम्मेद भवन पैलेस, फिर राजस्थान हाईकोर्ट की नई जो बिल्डिंग है, वो सब दिखाई देती है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जेम्स टॉड ने कहा। फिर अपन जैकलिन कैनेडी देखते हैं। जैकलिन कैनेडी, ठीक है, ये कौन थी? ये वाइफ ऑफ जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। उनकी वाइफ जैकलिन कैनेडी जब जोधपुर घूमने आई तो उन्होंने क्या बोला कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। भाई 7 तो ही, 8वां ही है, तो जैकलिन, है ना, जैकलिन। तो यूं मान लो जेवलिन थ्रो के अंदर 8वां आश्चर्य बना दिया, 8वां रिकॉर्ड, यूं याद कर लो, जेवलिन थ्रो रजड़िया, यूं विश्व का 8वां आश्चर्य है, ठीक है। फिर बिल गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट, IBM, उन्होंने क्या बोला कि जोधपुर को नीला शहर बोला, तो बी से बिल गेट्स और बी से ही ब्लू। तो जोधपुर को नीला शहर किसने बोला? बिल गेट्स ने। वो क्यों? क्योंकि जो अपन जोधपुर के पश्चिम में जो देखते हैं, तो वो जो नीले मकान जो दिखाई देते हैं, पालीवाल ब्राह्मण, नीले मतलब वो ब्लू, जो अपने जिसको अपन नील कली बोलते हैं ना, कली करा दी, वो
पहले करवाते थे, लेकिन ब्लू शहर, ब्लू पालीवाल भवनों के ब्लू मकान तो आज भी दिखाई देते हैं। ठीक है, वो पश्चिम दिशा में है दुर्ग से। फिर अपन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं अपन कि राजधानी है ना, जोधपुर को राजधानी किसने बनाया। तो पहले देखो जोधपुर राजधानी लेके कौन आया, देखो पहले थी राजधानी मंडोर, मंडोर से जोधपुर राजधानी शिफ्ट करी है ना, ये एरो का मतलब शिफ्ट करी है। कब, 1459 में। किसने, जोधा ने। भाई जोधपुर जो बसाएगा वही तो राजधानी लेके आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जैसे पूछते हैं, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, बिड़ते लिख देती दुनिया कुतुबुद्दीन ऐबक, गलत, इल्तुतमिश है उसका आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाहौर थी राजधानी, ऐसे याद रखो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो जोधपुर को किसने बनाया राजधानी, जोधा ने। उससे पहले क्या थी, मंडोर थी। ऐसे तो अभी मंडोर का दुर्ग पढ़ेंगे अपन, वो भी आएगा, है कि नहीं है। तो 1459 में भाई जो आपने मेहरानगढ़ की नींव कब डाली आपने, 12 मई 1459 पढ़ा अपन ने अभी। तो 12th में 1459, तो 1459 में जोधपुर की स्थापना हो गई, और फिर यहाँ राजधानी भी लिया 1459 में, तो पढ़ा था ना अभी हमने, 12 मई 1459। तो पहले जोधपुर की स्थापना करो, तभी तो वहां राजधानी शिफ्ट करेंगे, ऐसे क्या कर देंगे, समझ गए ऐसे। फिर अपन देखते हैं यहाँ प्रमुख योद्धा कौन है इस दुर्ग से जिनका रिलेशन है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं राव चंद्रसेन, ठीक है, और नॉट इक्वल टू अकबर, अकबर से इनकी बनी नहीं। 1564 में फिर मतलब यूं कह लो कि भाई जोधपुर से निष्कासित हो गए, और फिर अपने जो सिवाना, दुर्ग, बाड़मेर, उधर जाके वो रहने लगे। भाई सिवाना को किसकी शरण स्थली बोलते हैं, मारवाड़ के शासकों की। और किस दुर्ग की कुंजी बोलते हैं मारवाड़, सिवाना के दुर्ग को, जालोर की। तो वहां जाके इन्होंने शरण ली फिर, ठीक है ना, ऐसे ये है। तो एक्चुअली जैसे क्या है, अपन जैसे पढ़ते हैं मालदेव शासक पढ़ते हैं मारवाड़ की हिस्ट्री में, तो उसके 3 पुत्र राम, चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह, मतलब क्लू में यूं रखो, मतलब सीक्वेंस में चंद्र सिंह, राम और मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन। तो चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करी थी, जबकि दोनों जो भाई थे इनके, राम और मोटा राजा उदय सिंह, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे मालदेव के 3 पुत्र चंद्रसेन, राव और मोटा राजा उदय सिंह, साइड में लिख लेना, ठीक है ना। तो चंद्रसेन तो ये तो बगावती हो गए, अकबर का कहना नहीं माना, और राम और मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 3 पुत्र लिख रहा हूं मालदेव की, ठीक है ना, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने में मदद करेंगी। एक तो है चंद्रसेन, ठीक है ना, ये चंद्रसेन, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और 1564 में सिवाना की तरफ जाके रहने लगे। ये राम जो है ये आ गया था अकबर के सानिध्य में, और एक मोटा राजा, एमआर का मतलब है मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के साथ, अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया था। इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तभी तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तभी तो अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह करेगा अकबर के जहांगीर के साथ, ऐसा है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना, समझ गए। तो ये चीजें हैं, ओके। चंद्रसेन, ये तीनों आ गई, चंद्रसेन, राम, मोटा राजा उदय सिंह, अकबर, ऐसे अपने को समझना है, ठीक है ना। ये और इन्होंने अधीनता कहां स्वीकार करी, राम और मोटा राजा उदय सिंह ने 1570 में था अपना नागौर दरबार, ठीक है, नागौर दरबार के अंदर इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, यूं समझ गए ऐसा। फिर नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली राम और उदय सिंह ने, लेकिन जोधपुर इनके पास नहीं रहने दिया था, ठीक है ना। 1570 में नागौर दरबार किसको सौंप दिया था, कि मतलब अकबर द्वारा किसको सौंपा गया, तो बीकानेर के जो शासक थे ना, राय सिंह बीकानेरी भुजिया जैसे जो, तो वो राय सिंह बीकानेर के शासक ही थे, उनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूं छाप लो दिमाग के अंदर, ठीक है ना। क्या नागौर दरबार एक तो हुआ कब, 1570, और नागौरी सीट क्यों रखी गई, है ना, तो मैंने बताया था हमीदुद्दीन नागौरी, ऐसे। तो आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, मतलब पहले समय मध्यकालीन राजस्थान में जो थी वो अपने कौन सी है, वो नागौरी थी, वो समझ गए। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट सीट होने के कारण भाई नो डाउट आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, लेकिन अजमेर में चौहान वंश ज्यादा डोमिनेंट था, राजपूत, और जबकि नागौर के अंदर मुस्लिम, ऐसे, इसलिए नागौर दरबार के लिए नागौर चुना गया, ठीक है। जैसे दिल्ली अंग्रेजों ने अपने दरबार के लिए दिल्ली चुना, दिल्ली दरबार 3 बार देखते ही नहीं देखते प्रमुख, ऐसे अकबर का नागौर दरबार 1570, अकबर से सीख ली थी अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार की, ठीक है। तो 1570 पूछते हैं कि एक तो नागौर दरबार लगा कब, 1570 में, किसने लगाया, अकबर ने। जोधपुर का प्रशासक कौन, बीकानेरी। भाई जोधपुर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, बीकानेरी था, मैंने बताया था, मथुरे के लिए लड़ लिए थे, तो ऐसे है कि नहीं है। और तोपों का मुंह आज भी मेहरानगढ़ में आप तोपे देखना कभी जाके,
है ना, महाराज गढ़ के ऊपर देखोगे नीचे तोपें दिखाई देंगी आपको रखी हुई, तो उन तोपों का मुंह आज भी बीकानेर की तरफ है। जैसे हमने जैकेट भाई उस समय भी उससे था, आज तब की रखी हुई है। तो और फिर जैसे जवान तोप, जैकेट तोप के अंदर जवान तोप है, उसका मुंह देख लो कहाँ है, चाकसू की तरफ है, मराठा ऐसे। हाँ, तो तोप का मुंह की तरह ये बहुत मायने रखता है ऐसे, समझ गए भाई। वो सीधी बात, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा मुंह आप की तरफ तो होगा, तो जिधर भी इंपॉर्टेंस होगा उधर ही तो मुंह रखेंगे अपन, यूं, ठीक है, ऐसा है। तो ये हो गई चीजें, है ना, समझ गए, ये तो समझाई थी सारी। तो अपन पढ़े थे चंद्रसेन, है ना, तो चंद्रसेन और अकबर के बीच में जैसे युद्ध हुआ 1564 में, तो चंद्रसेन भाग गए सिवाना के अंदर, ठीक है। और फिर 1570 में, यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, 1570 में नागौर दरबार, ठीक है, एनडी मतलब नागौर दरबार, ठीक। फिर दूसरे अपन यहाँ के एक वीर योद्धा देखते हैं, दुर्गादास राठौड़। आज भी जोधपुर मारवाड़ में कहा जाता है माँ पूत जन तो ऐसा जन जैसा दुर्गादास, ठीक है। तो कहानी तो लंबी चौड़ी है ना, लेकिन एक बार नटशेल में बताया था कि 1678 के अंदर जसवंत सिंह प्रथम का निधन हो गया था अफगानिस्तान में जमरूद के युद्ध में, और औरंगजेब की बनती नहीं थी जसवंत सिंह से प्रथम से। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर इनकी कोई जैसे संतान नहीं थी उस समय, है ना, बाद में जैसे पता लगता है संतान है, तो औरंगजेब ने इसको खालसा घोषित कर दिया, किसको, मारवाड़ को, और यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया किसी दूसरे को, मतलब इनके भतीजे को एक तरह से, और यूं बोला कि भाई आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो इंद्र सिंह ने जैसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उसको जोधपुर का खालसा दे दिया। मतलब औरंगजेब क्या था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। दारुल हर्ब मतलब क्या, मतलब सभी का देश, सभी का, और दारुल इस्लाम मतलब सिर्फ इस्लाम को मानने वालों का देश, ठीक है। तो औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, तो उसने बोला कि मारवाड़ अगर मतलब इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो दे देंगे। तो फिर इंद्र सिंह जो थे उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये पसंद नहीं आई किसको, दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ ने, जो जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे, जो बाद में जैसे उत्पन्न हुए, बिल्कुल एक तरह से इन्फेंट ही थे जब जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई, तो दुर्गादास राठौड़ ने बोला नहीं, मारवाड़ इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा। इंद्र सिंह को हटाया और औरंगजेब के अगेंस्ट में मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम चालू किया, जो 1678 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक चला, ठीक है। तो ये औरंगजेब गिनाया जाता है मतलब अदूरदर्शी शासकों के अंदर ऐसे, ठीक है। तो मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम चला 1678 से 1707। 1707 में ही क्यों खत्म हुआ, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर औरंगजेब की मृत्यु 1730 में हुई होती तो युद्ध 1730 में खत्म होता, है ना। तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम और मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम दोनों 1707 में खत्म होता है। मराठा वाला राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में था, ताराबाई समझ गए ऐसे। फिर एक अपन देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट और योद्धा हुए कीरत सिंह सोढ़ा। कौन, कीरत सिंह सोढ़ा, ठीक है, यूं है। और एक हुए हैं अपने धन्ना और भावा, ठीक है, धन्ना भावा मामा भांजा है ना, धन्ना भावा, ठीक है। तो ये अपने चार हैं, दो में चंद्रसेन, सबसे पहले चंद्रसेन, देन दुर्गादास राठौड़, देन कीरत सिंह सोढ़ा है, और लास्ट में धन्ना एंड भावा। मामा भांजा है ना, धन्ना भावा की छतरी भी है यहाँ, दुर्गों के बाद में पढ़ेंगे महल और छतरियां, तो उसमें आएंगे धन्ना भावा की छतरियां मामा भांजे की, समझ गए ऐसे। फिर देखते हैं अपन, अब थोड़ा सा और आगे देख लो, अकबर। अकबर के समय के अपन क्या क्या चीजें देखते हैं कि 1564 में चंद्रसेन को यहां से खदेड़ दिया, और चंद्रसेन किधर चले गए, चंद्रसेन किधर चले गए, चंद्रसेन सिवाना में चले गए, ठीक है, सिवाना बाड़मेर, ठीक है, जिसको अपन मारवाड़ शासकों की शरण स्थली बोलते हैं। शरण तो ली मारवाड़ शासकों ने, और कुंजी है अपने ये जालोर दुर्ग की, ठीक है। इसीलिए 1308 में पहले अलाउद्दीन आक्रमण करता है। अलाउद्दीन पहला आक्रमण 1308, मतलब अलाउद्दीन 1308 में पहले आक्रमण करता है सिवाना पे, फिर बाद में आक्रमण करता है 1311 जालोर पे। इसीलिए तो अपन कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना, पहले कुंजी पे अधिकार करो, तो पहले वो किया अलाउद्दीन ने 8 में, फिर जालोर को जीता 11 में, ठीक है, यूं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो 1564 वाले में अकबर का सेनापति कौन था, हसन कुली खां। कौन, हसन कुली खां। 1570 ने अकबर ने आयोजित किया नागौर दरबार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नागौर दरबार कहाँ आयोजित हुआ, अभी नागौर में ही होगा, सीधी सी बात है। फिर वहां क्या था, राव चंद्रसेन के भाई राम व मोटा राजा उदय सिंह द्वारा अकबर की क्या कर ली गई, अधीनता स्वीकार कर ली गई। राम और मोटा राजा सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। अकबर द्वारा ये तो इन्होंने तो कर ली, लेकिन जोधपुर इनके पास नहीं रहने दिया अकबर ने, ठीक है। अकबर ने देखा यार चंद्रसेन के भाई तो है, तो हो सकता है अगर जोधपुर इन्हीं के पास रहने तो कभी भी बगावत कर जाएंगे, तो जोधपुर इनके पास नहीं रहने दिया। जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया, जो जोधपुर का दुश्मन है ना भाई, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, चाणक्य नीति,
है ना। अकबर ने ये सोचा कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ठीक है, तो अकबर का दुश्मन कौन? जोधपुर, क्योंकि भाई चंद्रसेन ने बगावत कर दी थी। तो दुश्मन का दुश्मन, तो जोधपुर का दुश्मन कौन? बीकानेर, तो उसको सौंपो अपने ये दुर्ग। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये अकबर ने देखा। तो दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन जोधपुर का दुश्मन बीकानेर, वो अपना दोस्त, वो अकबर का दोस्त। तो राय सिंह, इसमें लिख लेना दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, चाणक्य नीति। ठीक है ना। ऐसे भाई जैसे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया देखें, तो चाइना देखता है कि चाइना किसको बनाए दोस्त। तो चाइना चाइना बोलता है कि मेरा दुश्मन कौन? भारत, और भारत का दुश्मन कौन? पाकिस्तान, वो अपना दोस्त है, तो पाकिस्तान को दोस्त बनाए चाइना। ऐसे, तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो भारत भी कहाँ कम है, जैसे भारत, अमेरिका और रूस में देखें तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है कि नहीं है। तो जैसे इंदिरा गांधी के समय जैसे अपन देखते हैं, तो भारत का दुश्मन कौन? अमेरिका है कि नहीं। तो इंदिरा गांधी को तो चुड़ैल कह दिया था निक्सन ने, जहाजी बेड़ा भेज दिया था अपने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान, बे ऑफ बंगाल में, बंगाली खाड़ी में। तो अपना दुश्मन अमेरिका इंदिरा गांधी के समय, और अमेरिका का दुश्मन रूस, वो अपना दोस्त बन गया भारत का। ऐसे, तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो ये चाणक्य नीति है, ये हमेशा चलती रहती है फॉरेन अफेयर्स के अंदर। ऐसे आप अपने निजी जीवन में भी देखना, अपन कहीं न कहीं परिवार में भी इस चीज को पाते हैं। ऐसे फिर आगे देखते हैं, अब 1570 का जो नागौर दरबार आयोजित हुआ, इसमें अकबर द्वारा जोधपुर का शासक कौन नियुक्त किया गया? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त कौन? जोधपुर का दुश्मन कौन? बीकानेर। तो बीकानेर के शासक कौन थे? राय सिंह बीकानेरी, बीकानेर के ही थे, इसलिए तो बीकानेर नाम पड़ा। बीकानेर, बीकानेर भुजिया कहाँ से? बीकानेर से। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है ना, भौगोलिक संकेतक। भुजिया कहाँ की? बीकानेर की। रसगुल्ले बीकानेर के। ऐसे, जैसे ब्लू पॉटरी जयपुर की, कोटा डोरिया साड़ी कोटा की। ऐसे, मोलेला आर्ट है अपने राजसमंद की। ठीक है, तो राय सिंह बीकानेरी ये कल्याण मन के पुत्र थे, और अकबर के बहुत बड़े समर्थकों में से एक थे। अकबर के जो समर्थक गिने जाते हैं ना, एक सबसे बड़े तो आमेर, उसके बाद बीकानेर। राय सिंह बीकानेरी भी अपन जैसे देखते हैं कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, देखेंगे मुगल हिस्ट्री के अंदर। समझ गए। तो ये अकबर वाला जो फेज है ना जोधपुर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा कैसा दिमाग में छाप लेना, ये अकबर वाले को, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अकबर वाला फेज। समझ गए। ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय जोधपुर की क्या कहानी थी? तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1678 के अंदर जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, है ना, याद रखो दोनों जसवंत सिंह, क्योंकि जसवंत थड़ा जो है ना, वो जसवंत सिंह द्वितीय है ना। जसवंत सिंह द्वितीय के जो बेटे थे सरदार सिंह, उन्होंने बनवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद के अंदर 1899 में। 1895 में निधन हुआ था जसवंत सिंह द्वितीय का, तो याद रखो, यहाँ नीचे ही लिख लेना यहाँ पे, है ना। जसवंत सिंह सेकंड जो है ना, वो है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा में नाम आ रहा है जसवंत, और थड़ा मतलब जो गए, यूं, तो जसवंत थड़ा है ना। ये जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, ठीक है, जिसको अपन शाही शमशान बोलते हैं मारवाड़ का। ठीक है, दुर्ग के बगल में स्थित है जसवंत थड़ा। राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है। ताजमहल ज्यादा भव्य तो नहीं है, ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे तो जसवंत सिंह द्वितीय हैं, और जसवंत सिंह प्रथम अपने औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, तो क्या था, 1678 में जोधपुर महाराज जसवंत सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई, है ना। लेकिन मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में संतान भाई मृत्यु उस समय तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब मतलब जब ये जोधपुर लाए जा रहे थे, तो इनकी महारानी प्रेग्नेंट थी, और फिर उन्होंने अपने संतान को जन्म दिया। ठीक है ना। फिर जोधपुर को क्या किया, मुगल खालसा घोषित कर दिया गया। ठीक है, मुगल खालसा, खालसा का मतलब ये हो जाता है कि ये डायरेक्ट अब मुगल बादशाह कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर। जैसे आज अपनी यूनियन टेरिटरीज है ना, जिन पे सीधा केंद्र शासन करता है राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। केंद्र मतलब राष्ट्रपति सीधा शासन करता है राज्यपाल या उपराज्यपाल के द्वारा। प्रशासक बोलते हैं ना, प्रशासक, राज्यपाल नहीं, सॉरी, प्रशासक, उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा। राज्यपाल तो अपने राज्यों में होते हैं, उपराज्यपाल जिसको अपन लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, या प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे उनके द्वारा केंद्र डायरेक्ट शासन करता है। तो मुगलों ने क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, और यही पसंद नहीं आया किसको, दुर्गादास राठौड़ को। तो अजीत सिंह का समर्थक थे ये, है ना। अजीत सिंह मतलब पुत्र थे जसवंत सिंह प्रथम के, तो अजीत सिंह समर्थक थे, और फिर मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया 1678 से 1707 तक। ठीक है, ऐसे है। तो देखो क्या अकबर ने भी दिया दूसरे व्यक्ति को, किसको दिया, राय सिंह बीकानेरी को। औरंगजेब ने भी दिया दूसरे व्यक्ति को, किसको, मतलब जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया उसको दिया औरंगजेब ने। तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला कौन था, इंद्र सिंह। ऐसे, तो इंद्र सिंह को तो तख्ते से हटाया, और शासक किसको बनाया दुर्गादास राठौड़ ने, अजीत सिंह को, जो कि जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे।
ठीक है, और फिर उनके समर्थन से लड़ा और बहुत ही बहादुर से लड़े और फिर औरंगजेब को मतलब बता दिया कि मारवाड़ इतना आसान नहीं है जीतना, इसलिए इसको मारवाड़ का हरक्यूलिस बोलते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सेनानी। हरक्यूलिस यूरोप में हुआ है, ठीक है। ऐसे मारवाड़ का हरक्यूलिस जो अपनी बहादुरी, वीरता, राष्ट्रीयता, बलिदान के लिए जाना जाता है, कौन? दुर्गादास राठौर। और औरंगजेब के समय इनकी बात है सारी। तो अपने बलिदान के लिए, शौर्य के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए आज मारवाड़ में क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था, मां पूत जन तो ऐसा जन जैसा दुर्गा दास। ठीक है, ऐसा है। फिर अपन देखते हैं दुर्ग के प्रसिद्ध स्मारक। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख प्रमुख स्मारक कौन से हैं? ओके, आओ नेक्स्ट अपन देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख स्मारक।